তো একটা রোগ নয়, ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ ভেরিয়াস টাইপস অফ ডিজিজ। ঠিক আছে, অনেক ধরনের রোগের সমষ্টি, সবার ক্ষেত্রে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই প্লাস জেড হবে এরকম নয়। পেশেন্টটা কি, সেই পেশেন্টের উপর ট্রিটমেন্টটা ডিপেন্ড করবে। দ্যাট উইল ডিসাইডেড বাই ইয়োর ডক্টর, হোয়াট ইজ ইয়োর অ্যাকচুয়াল প্রবলেম, সমস্যাটা মূল কোথায়, কোন জায়গাটাকে আমাকে হিট করতে হবে ট্রিটমেন্টে, সেইটা হচ্ছে মেইন ট্রিটমেন্টের লক্ষ্য। সবাইকে সবকিছু দিলে হবে না। যেমন একটা খুব সহজ সুগারের মেডিসিন মেটফর্মিন আমি বলছি, এটা বাড়িতে আপনি পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ, বাবা মা অথবা দাদু ঠাকুমারা খায়। এই মেটফর্মিন কিন্তু পিসিওএস এ ইউজ করা হয় টু ইনক্রিজ দ্য ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি অর অ্যাক্টিভিটি। সেই মেটফর্মিন কেউ যদি একটা সিস্ট ধরা পড়লো ওভারটিতে, পরের দিন থেকে সে মেটফর্মিন খেতে শুরু করলো, তার মানে যে সে পিসিওএস ঠিক হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। ঠিক আছে, সুতরাং এটা ডিপেন্ড করবে যে পেশেন্টের বডি হ্যাবিটাসটা কি, তার ফ্যাট প্রপোর্শন কি আছে, তার হরমোনাল রেশিও কি আছে, সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করবে ট্রিটমেন্ট। ওকে, আমাদের বোধহয় এখানে আজকে প্রশ্ন শেষ। আর তো কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না, সুতরাং থ্যাংক ইউ ডাক্তারবাবু আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে এনলাইটেন করার জন্য এতগুলো টপিকের উপরে। এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের আগামী প্রোগ্রামগুলোতেও আপনি থাকবেন অ্যাজ ইনভাইটেড গেস্ট। আর আপনি সঙ্গে থাকুন। আমাদের নেক্সট বক্তা হচ্ছেন আমাদের কলেজের প্রফেসর রাকেশ কুমার সিং। উনি আমাদেরকে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের উপরে একটি বক্তৃতা দেবেন। हेलो हेलो सर। हाँ, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पर मैं बहुत देर से बैठकर डॉक्टर इंद्रनील जी को सुन रहा था और ये काफ़ी अच्छा लगा कि वीमेन को बायोलॉजिकली भी मैरिड लोग भी बहुत कम समझ पाते हैं, और जो लोग इस ग्रुप में आज सुन रहे हैं, जो लोग बिफोर मैरिज हैं, उनको भी अपने बारे में समझने का मौका इंडियन कंटेक्स्ट में कम लगता है। क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि लोग सेक्स को इतना बड़ा टेबू, और बार बार हम लोग भी यूज करते हैं प्राइवेट पार्ट, दिस प्राइवेट पार्ट के बारे में जो हम लोग नहीं जानना चाहते हैं, इवन वी डोंट वांट टू शेयर। ये पीर ग्रुप का जो कंसेप्ट है कि हमारे पास कोई टेक्निकल असिस्टेंस नहीं होता है जो हमको यह सिखाएगा कि यह कहाँ से और कैसे हमें जानकारी मिलती है। सेक्स एजुकेशन इंडिया में अभी भी हम मानते हैं कि जितना होना चाहिए और जितना व्यापक होना चाहिए, जितना इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है इंडिया में। और डॉक्टर इंद्रनील ने जो आज बताया हम लोगों को, ये काफी अच्छा था। मैं इसी का एक दूसरा पार्ट जो देख रहा था, सुन रहा था, कि नारी को जो बायोलॉजिकल पार्ट के रूप में हम लोग देखते हैं, और दूसरा पार्ट है इसका सोशल कंटेक्स्ट और कल्चरल कंटेक्स्ट। मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ और बहुत पुराना विद्यार्थी हूँ, मैं काफी समय से इतिहास पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि फीमेल को इतिहास में अलग अलग समय में अलग अलग पोजिशनिंग का किया गया। Even the women has positioned themselves differently in the different period and the different part of the globe. तो ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे रजिया सुल्तान के अंदर हो सकता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि मेल हार्मोन बहुत प्रबल रहा हो, जिसके कारण कि वो जो है बहुत ही स्ट्रांगली गवर्न कर रही थी, रूल कर रही थी। दूसरी बात ये हो सकती है कि आदमी को सोशियोलॉजिकली और कल्चरली इस तरह से ग्रूमिंग किया जाता है कि उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर उसका सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट जो है डोमिनेट करने लगता है। तो मैं आज कुछ दो चार शब्द इस पर कहना चाहूंगा कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं इसका एक और पार्ट देख रहा हूँ कि बायोलॉजिकली भी वुमेन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, वो एक पुरुष के साथ उसका एक अनुपूरक रोल है। सृष्टि में जो बर्थ का हमारे पास जो एक राइट है, जो हमारा ड्यूटी भी है, तो हम देखते हैं कि इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए जो है मेल एंड फीमेल कंसेप्ट को जो है यहाँ पर रखा गया है, जिसके कारण कि लोग देखते हैं कि मेल और फीमेल मिलकर जो हम लोग सृष्टि को चलाते हैं।
तो इस सृष्टि को चलाने में हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल पार्ट के अलावा जो हम लोग सांस्कृतिक रूप से कल्चरली जो एक कंसेप्ट ऑफ जेंडर हम लोग जो धीरे धीरे डालते हैं बच्चों में, और मेंटली भी आप देखिएगा प्रेगनेंसी के लिए जो आप रेडी करते हैं, मदरहुड के लिए जो बच्चों को रेडी करते हैं, बायोलॉजिकली रेडी होना, जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ये तो ठीक बात है, लेकिन मैरिज के पहले उसको सेरेमोनियसली जो हम लोग रेडी करते हैं, यह कहीं ना कहीं एक कल्चरल इंग्रेडिएंट है जो भारतीय संस्कृति में बहुत ही अच्छे मूड में, इसके लिए बहुत सारे हमारे यहाँ संस्कार रखे गए हैं, अन्नप्राशन बच्चे का रखा गया है, नामकरण रखा गया है। तो इन सब चीजों के द्वारा वुमेनहुड को हम लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसको प्रेस्टीज देते हैं, और वुमेनहुड को हम लोग बहुत ही इंडियन कल्चर में और इंडियन टेक्स्ट बुक में, इंडियन लॉ बुक में, इंडियन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने बहुत ही उनको आदर दिया है। और हम देखते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में अर्ध नारीश्वर का कंसेप्ट है, नारी और पुरुष दोनों को मिलाकर एक देवता की रचना की गई है, लेकिन इसको अर्ध पुरुषेश्वर नहीं कहा गया है। आधे पुरुष को हम लोग जो है नहीं रचना कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मेल और फीमेल दोनों में हर तरह का हार्मोन है, उसका प्रोपोर्शन जो है उनके बिहेवियर को, उनके बायोलॉजी को और उनके सोशियोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। तो ये अर्ध नारीश्वर का जो कंसेप्ट है, हाफ मेल हाफ फीमेल, यस एवरीवन हैज दिस हार्मोन, दीज हार्मोन्स, लेकिन हम उसको कैसे बायोलॉजिकली जो हार्मोन्स हमको ज्यादा प्रिडोमिनेंट है उसको कैसे हम शेपिंग करते हैं, उसको किस तरह से हम लोग समाज में कंटेक्सचुअलाइज करते हैं, समाज के संदर्भ में हम पुरुष हैं तो किस तरह से हम लोग पुरुषार्थ, और नारी हैं तो किस तरह से नारित्व के गुण को हम लोग सहजता पूर्वक लेते हैं और उसको हम लोग धीरे धीरे बच्चों में बड़ा करते हैं। लेकिन समाज में हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के रूप में इंडियन कंटेक्स्ट में हमने देखा है, शक्ति स्वरूप में नारी को रखा गया है, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, और उसके जो विराट रूप के अतिरिक्त जब सूक्ष्म रूप में हम देखते हैं तो सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में भी हम लड़कियों की अवधारणा को देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है, उपनिषदिक फिलॉसफी है, उसमें नारी को शक्ति के रूप में कहा गया है और क्रिएटर कहा गया है। ब्रह्म की जो रचना हुई है, ब्रह्म की रचना भी नारी से है, नारित्व उसके अंदर देखा गया है, और जो निजता है, जो सेल्फ है, जो आत्मा है, जो पुरुषार्थ है, उसको शिव के रूप में रखा गया है। तो शिव और सत्य और सुंदरता जब तक सम्मिश्रित नहीं होती है तब तक सृष्टि की रचना नहीं होती। इसलिए नारी जो है यह पुरुष की तुलना में अधिक पूर्णता हासिल की हुई है, संपूर्णता की ओर इसको रखा गया है। और हमने देखा है कि इतिहास में हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा रही है, बाद में गंधर्व और राक्षस विवाह भी परंपरा में रही आई, लेकिन लड़कियों को अपने विवाह के प्रति निर्णय लेने का जो अधिकार था स्वयंवर विवाह में, यह धीरे धीरे पुनः वापस आ रहा है। और यही हम लोग जो आज देख रहे हैं नारी विमर्श, जो जेंडर इक्वलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों को अपने बॉडी, अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने का पूरा अधिकार है, जिसको जुडिशियरी भी एक्सेप्ट कर रही है, जिसको हम लोग मेडिकली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जुडिशियरी ने तो यहाँ तक कहा है कि हस्बैंड यदि फोर्सफुली सेक्स करता है वाइफ के साथ तो दैट मस्ट बी कंसिडर एज ए रेप, और इसके लिए प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है। और इलाहाबाद कोर्ट ने हस्बैंड को प्रोसिक्यूट भी किया है फॉर इम्पोजिंग द सेक्सुअल डिजायर अपॉन द वाइफ। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो ये नारी का फ्रीडम है, ये कोर्ट के द्वारा भी है, सोसाइटी के द्वारा भी है, और अध्यात्म में भी है। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। सभी देवी देवताओं के रूप में हम लोग नारी शक्ति या मातृत्व की पूजा करते हैं। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में जो एक बहुत मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग वुमेन को जो है ब्रेस्ट एंड यूट्रस का कॉम्बिनेशन के रूप में देख रहे हैं। यहीं पर आकर पूरी समस्या समाज के अंदर जो एक मॉरल इशू जो बन रहा है, और जो एडवर्टीजमेंट के द्वारा हम लोग जो नारी को दिखा रहे हैं, सेक्स को हम लोग प्रोफेशन के रूप में या सर्विस के रूप में दिखा रहे हैं, और नारी को एक कमोडिटी या प्रोडक्ट के रूप में दिखा रहे हैं, यह हमारे देश की एक बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या भी है। आप देखिए कि रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन
उसको सेक्स के लिए या मैरिज के लिए बाध्य नहीं किया, उन्होंने उनके कंसेंट का इंतजार किया। सीता ने कंसेंट नहीं दिया, उसने शादी नहीं की। तो ये जो इंडियन कंटेक्स्ट था, ये धीरे धीरे हम लोग खोते जा रहे हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। आज नारी विमर्श में, फेमिनिज्म में इक्वलिटी की बात आ रही है। ये इक्वलिटी की जगह अगर हम लोग जस्टिस की बात को करें तो इक्वलिटी और जस्टिस, ये मेल शॉविनिज्म में दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इक्वलिटी जो है उसको कहीं ना कहीं आप डिफरेंस मानिए कि यस, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, दे कैन बी पुट ऑन इक्वल फुटेज व्हाइल द जस्टिस इज बीइंग आस्क्ड। जहां पर न्याय की बात हो रही है उस जगह पर हम पुरुष और स्त्री को समानता के रूप में देखें। लेकिन बायोलॉजिकली अगर हम देखें, कल्चरली देखें, तो हम मानते हैं कि मेल और फीमेल में डिफरेंस रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि मैटरनिटी लीव जो है या मैटरनिटी, बच्चे को कंसीव करने के लिए फीमेल एंड मेल में वी कांट कंपेयर, पैरिटी की बात ही नहीं हो सकती। दीज टू आर द टू डिफरेंट थिंग्स, बट वी मस्ट talk about, must be sensitive for giving justice to each gender, especially female को, इसलिए कि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। Fathers and male are dominating, they are controlling the resources, they are controlling the education, they are controlling the responsibility। फीमेल क्या करेगी, कौन सी नौकरी करेगी, क्या नहीं करेगी, तो ये जो तय कर रहे हैं हम लोग जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, ये धीरे धीरे टूट रहा है। आज सेना में भी लड़कियां जा रही हैं, आज हवाई जहाज भी चला रही हैं, खतरों के खिलाड़ी में भी भाग ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम इक्वलिटी की ओर जा रहे हैं और जब इक्वलिटी आएगी तो जस्टिस अपने आप समाज में प्रिवेल करेगा। और ये नॉट इक्वलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यस आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ इक्वलिटी, लेकिन इक्वलिटी कहां पर? इक्वलिटी जस्टिस में इक्वलिटी पहले जरूरत है। मेरा मानना है कि प्रायोरिटी होना चाहिए कि न्याय जहां पर होनी चाहिए, न्याय के समय हमारे आंख में पट्टी बंदी हो, जेंडर कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं हो। और ये सिर्फ लॉ में नहीं, समाज में भी, संस्कृति में भी हम इस चीज का अनुपालन करें, तब जाकर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, CEDAW के द्वारा, जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं या घर के अंदर भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल लॉ बन गया है। लेकिन लॉ के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं ना कहीं आज भी नारी का शोषण हो रहा है। इसको रोकने के लिए जो मेरा मानना है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ देखें तो देखते हैं जो केयर रिजीम है, लड़कियों को जो हम केयर करते हैं, ये कहीं ना कहीं जेंडर कंसिस्टेंस है। लड़कियां 10 बजे रात के बाद बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनती हैं तो ऐसा हो सकता है। ये जो केयर रिजीम है, ये कहीं ना कहीं जेंडर रिजीम को भी बनाता है, ये जेंडर कंसिस्टेंस भी कहीं ना कहीं और इसको इन्फोर्स करता है। तो इस चीज से हमको निकलना पड़ेगा, केयर रिजीम से, कि हमको होलिस्टिक केयर करना पड़ेगा समाज का, न कि सिर्फ नारी का। नारी का केयर करके हम लोग उसको कमजोर दिखाने का प्रयास करते हैं, कमजोर समझाने का प्रयास करते हैं या कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जस्टिस नहीं दे पाएंगे। और एक पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा कि जो मॉरल है, मोरालिटी, जो समाज में जो कहिए माना मॉरलिटी का जो फ्लैग बियर है, फीमेल क्यों है? इस पर एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी जब मैं काफी छोटा था, यहाँ तक कि सिलसिला एक मूवी बनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा और संजीव कुमार जी थे, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दिखाया जा रहा था। उससे मुझे कहा गया था घर से कि ये फिल्म आपको नहीं देखनी है। मुझको समझ में नहीं आया क्यों नहीं देखनी है। बाद में मैंने एक फिल्म देखी, जितेंद्र जी की थी, एक ही भूल। इवन द मेल और द हस्बैंड, इफ he commit a mistake or he is into extramarital relation, people and society forgives and forget। लेकिन एक फीमेल अगर ऐसा करती है तो समाज इसको एक बहुत बड़े हाईलाइट करती है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस हमारे समाज में आज भी है। मॉरलिटी का जो बाइंडिंग्स है, व्हाई द फीमेल विल कैरी द मॉरलिटी, व्हाई नॉट द मेल ऑल्सो? दोनों के लिए इक्वल नॉर्म्स अगर आप नहीं लाएंगे, समाज में जस्टिस नहीं आ पाएगा। और कबीर ने भी, जो कि काफी दार्शनिक कवि भी थे, उन्होंने भी कहा है कि मोक्ष के लिए जो है, मिलन जो है वो मोक्ष है, सृष्टि जो है यह मोक्ष है। लेकिन हम देखते हैं कि बाद के कवियों ने और आधुनिक कवि में अगर हम देखते हैं
तो इक्वलिटी की बात जब करते हैं तो हम देखते हैं कि नारी में इतनी भावनाएं हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, बायोलॉजिकली भी और इमोशनली भी वुमेन इज मच मोर कंप्लीट। मैं ऐसा फील करता हूं कि नारी के अंदर आप देखिएगा छाया है, शक्ति है, तृष्णा है, तृप्ति है, लज्जा है, श्रद्धा है, चेतना है, लक्ष्मी है, काली है, सरस्वती है। अनेक रूप में नारी को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो मेरा मानना है कि नारी को यदि हम लोग पूरी तरह से स्वच्छंदता प्रदान करते हैं, उनको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो उनके लिए जो एक ग्लास सीलिंग हमने बना कर रखा है कि छत के ऊपर आकाश उनको दिखता है, लेकिन आकाश में उड़ने के लिए हम उनको स्वच्छंदता नहीं देते हैं, वो पंख फैलाकर आकाश में नहीं जा पाते हैं। यह अभी भी भारत के 50% जो आबादी है उसमें अधिकांश आबादी में हम ऐसा देखते हैं कि उनको इतनी स्वच्छंदता प्रदान नहीं है। जबकि देखिए, आप जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी हो पहले ही जीवन के सोने से सपने। फीमेल जो है अपने सपनों को दान कर देती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यहां पर भी केवल श्रद्धा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत बहा करो जीवन वन के सुंदर समतल में। नारी से हम आशा करते हैं वह सिर्फ एक स्रोत के रूप में बहती है। नारी को अगर हम स्वच्छंदता देंगे, उनके अपार बहुमुखी रूप को हम देख पाएंगे। नारी ब्रह्मांड है, वह जब मुस्कुराती है तो संसार के दिव्य रूप को हम देख पाते हैं। इसलिए मेरा मानना है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से नारी को स्वच्छंदता प्रदान करें। नारी की रक्षा की बात की जगह नारी को हम लोग न्याय पर रखें, और इसमें सरकार संवेदनशील होनी चाहिए, समाज को भी संवेदनशील होनी चाहिए। और मैं मानता हूं शिक्षा सबसे बड़ा औजार या हथियार है जिसके द्वारा हम नारी को समरूप ला सकते हैं और समाज में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है, इसका मूल्य 365 दिन के लिए तब होगा जब हम ये न्याय की व्यवस्था और समता की व्यवस्था अपने घर, अपने पास, पड़ोस से आरंभ करें। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि कल का समाज आज के समाज से बेहतर होगा, और यह अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस ये प्रत्येक घर और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for throwing some light on gender discrimination, morality, justice, which is so much prevalent in the society. And এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের প্রফেসর তাপস কুমার সরকারকে কিছু বক্তৃতা রাখার জন্য। আমাদের তাপস সরকার হচ্ছে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তাপসদা। নমস্কার। প্রথমেই আমি এই আজকে 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, প্রথমে প্রফেসর হিমিকা মুখার্জি এবং আরো যে সমস্ত আমাদের অধ্যাপিকা আছেন এবং ছাত্রীরা আছেন, তাদেরকে প্রথমে আমি শ্রদ্ধা ও অভিবাদন, 8ই মার্চের অভিবাদন। এছাড়াও যারা নারীর ক্ষমতায়ন, নারী মুক্তির জন্য লড়াই করছেন, তাদেরকে আমি আজকের দিনে অভিবাদন জানাচ্ছি। পাশাপাশি মাননীয় ডক্টর ঠাকুর আছেন, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। অন্যান্য যারা আমার কলিগ আছেন, সহকর্মী আছেন, তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা। যেটা হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় ডক্টর ঠাকুর তিনি যেভাবে একটা সুন্দর আলোচনা করলেন, আমাদের অনেকটাই সাহায্য করবে এবং যে সমস্ত যারা অংশগ্রহণ করেছেন এখানটায় তাদেরও অনেকটা উপকার দেবে। হ্যাঁ, ডক্টর ঠাকুরের আলোচনাটাকে আবার একটু পুষ্ট করেছে আমাদের প্রফেসর রাকেশ সিং, যিনি পুষ্ট করেছেন আর কি। যেটা হচ্ছে আজকে কালীপদগঞ্জ তরাই মহাবিদ্যালয় তার এনএসএস ইউনিট এই অনলাইন যে আলোচনা সভা আয়োজন করেছেন, মূলত আজকে দিনটে
যে বিষয়টা বেছে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে নারীদের স্বাস্থ্য সচেতন বিষয়। বিষয়টা তো আমার অভিজ্ঞতা নেই, ডাক্তারবাবু যেটা বলেছেন তার উপর আর বলার জায়গা নেই। তবে এটা বিষয় একটা, সেটা হচ্ছে উইমেন আর দ্য লাস্ট কলোনি, মহিলারা হচ্ছে শেষ উপনিবেশ। তারা হচ্ছে শেষ উপনিবেশ, কারণ যবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছে তবে থেকেই মহিলাদেরকে আমরা যারা পুরুষ তারা নানাভাবে শোষণ দমন করে এসছে। একসময় তো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল, মহিলারাই তখন ছিল নেতা নেত্রী, আর পরবর্তীকালে যখন চলে আসলো তখন নানাভাবে মহিলাদেরকে শোষণ করা হচ্ছে। অথচ এই মহিলাদেরকে আমাদের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বলছে, এই মহিলাদেরকে অনেক কিছু বলা হচ্ছে, এরা দুর্গা দেবী, কালী, এরা সরস্বতী, এরা লক্ষ্মী, এদের পূজা করা হচ্ছে। অথচ বাস্তব জীবনে এই সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে আমরা কতভাবে কিভাবে আমরা মহিলাদেরকে শোষণ করতে পারি, মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে পারি, সেই দিকটি আমরা বেশি লক্ষ্য করি। যেটা হচ্ছে, আমি যেহেতু এখানটা স্বাস্থ্য বিষয়টা আছে, এখন আমরা দেখি, আগের দিন তো বেশি ছিল, মা তারা সারাদিন কাজ করছে, ভোর রাতে ভোর রাত্রি পর্যন্ত সংসারের কাজ করছে, কিন্তু সারাদিন তার আহার জোটে না, খাবার পাচ্ছে না, যা পাচ্ছে তাতে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি, সেই পুষ্টি হচ্ছে না, তার শরীরে সেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাচ্ছে না, শরীর পাচ্ছে না। আবার সেই মা সন্তান জন্ম দিচ্ছে, আবার যখন সন্তান হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়ের মধ্যে ডিভিশন হচ্ছে, মাছের মাথাটা দুধটা মেয়েটাকে না ছেলেটা দেখাচ্ছে, সেখানটায়ও মেয়েটাকে, সেখানটায় আমরা দেখছি পুষ্টির ঘাটতি কম হচ্ছে। এইভাবে এটা ডিসক্রিমিনেশন, বৈষম্য চলছে। তার জন্যই তো লড়াইটা ছিল। 1857 সালে আমেরিকাতে তো প্রথম মহিলাদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই শুরু হয়েছিল। কিন্তু 1910 খ্রিস্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে প্রসঙ্গ উঠেছিল 28 ফেব্রুয়ারি। পরবর্তীকালে 1975 সালে 8ই মার্চকে জাতিসংঘ তারা স্বীকৃতি দেয়, 8 তারিখ হচ্ছে প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত। এখন যেটা হচ্ছে, আমাদের যদিও মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বললে আমাদের চোখের সামনে অনেকের নাম আছে, অনেকে, ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে থেরেসাতে শুরু করে, এমন এখনো আছে, অনেকেই আছে। দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি আছে, হ্যাঁ, এরা একটা জায়গায় এসছে। মাদার তেরেসা বিশ্ব নোবেল পেলেন, শান্তি নোবেল পেলেন। মায়ানমারের সুকি আছে আছে এই যে রাকেশজি বলছিলেন যে জল স্থল আকাশে সব জায়গায় মহিলারা কিন্তু আছে। তবু আমি আগে বলেছিলাম উইমেন আর দ্য লাস্ট কলোনি, এখানটা এখনো শোষণ হচ্ছে, লড়াই চলবে। আমি যেটা বলতে চাইছি, এখানটায় ডক্টরবাবু আছেন, ডক্টরবাবু নর্থ বেঙ্গল সম্পর্কে বেশ ভালো অভিজ্ঞতা বোঝা গেল, উনি ছিলেন, বললেন নাকি। যেটা বলছে এনএসএস এর যা এখানটা ভলান্টিয়ার্স আছেন, এই এনএসএস ভলান্টিয়ার্স এদেরকে আমরা কিভাবে, আমার এই যে শিলিগুড়ি মহকুমার এরিয়া আছে, এই শিলিগুড়ি মহকুমা এরিয়াতে এখানটায় যারা লেবার শ্রেণী উইমেন আছে, সেখানে অনেক প্রচুর প্রচুর,
এরাও নানা রোগে ভোগে। এখানটা মূলত 3 শ্রেণীর আমরা মহিলা দেখতে পাবো, শ্রমজীবী মহিলা দেখতে পাবো। একটা হচ্ছে আপনার কনস্ট্রাকশন উইমেন লেবার, টি গার্ডেন উইমেন লেবার, আর হচ্ছে আপনার পরিচারিকা, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বাড়ি কাজ করে যারা আছেন। এই 3 শ্রেণীর উইমেনদের এদের যা প্রতিদিনের কাজকর্মের প্রকৃতি, তার থেকে নানা রকম রোগে ভোগে। ধরুন কনস্ট্রাকশন লেবার আছে আমাদের শিলিগুড়িতে, বেশ কিছু নদী আছে, সেখানকার বালি, বজ্রি, পাথর, সেগুলো আমাদের শিলিগুড়ি বটেই এবং অন্যান্য অঞ্চল এখান থেকে যাচ্ছে। সুতরাং এই জায়গাটাতে বালি পাথর তোলার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রচুর মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এরা শ্বাসকষ্ট ভোগে, এরা যক্ষা আছে, এদের পুষ্টির অভাব আছে, যার ফলে পরবর্তীকালে নানা ব্যাধি এদের শরীরে ঢুকে পড়ে। আবার চা বাগানে যারা আছে, চা বাগানে যে শ্রমিকরা আছে, মহিলা শ্রমিকরা আছে, তারা পাতা তোলা ভালো কাজ, কিন্তু সেখানটায় কীটনাশক ব্যবহার হয়। তারপরেও ওরা যেভাবে জীবনযাপন করে, নানা রকম নেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে, স্বাস্থ্য সচেতনতা বলে কোনো কিছু নেই এদের মধ্যে, যার ফলে এরাও খুব কম বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে যায়, খুব কম বয়সে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, চেহারা মধ্যে ছাপ পড়ে যাচ্ছে। আর এক শ্রেণীর আছে যারা কনস্ট্রাকশন যুক্ত আছে, তারা হচ্ছে রাজমিস্ত্রি কাজ করে। এদের কাজটা ভয়ানক। এরা সকাল 10টা থেকে কাজ শুরু করে বিকেল 5টা, 4:30, 5টা মতো কাজ করে, সারাক্ষণ কাজ করে যায়, ধুলো বালি সমস্ত মেখে কাজ করে যাচ্ছে। আবার সেই সকালে খেয়ে আসে, উপরে সামান্য খুব একটা হয় না, রাত্রেবেলা আবার গিয়ে রান্না করে খেতে হয়। সুতরাং এদেরও একটা স্বাস্থ্য সচেতনের ব্যাপারে থেকে যায়। ডাক্তার অনেকগুলো কথা বললেন, যে কথাগুলো আমাদের এখানটা অনেকেই সমৃদ্ধ, অনেকে হয়তো আমার যা মনে হলো অনেকেই বিষয়টা জানেন, তারা আরো বেশি সমৃদ্ধ হলেন। একটা আমরা যে কনসালটেন্ট বলছি, কনসালটেন্ট পেলেন তারা। এখন যেটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যা এনএসএস এর যা ভলান্টিয়ার আছে এখানটা আছে, তারা ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের ভলান্টিয়ার্স, তাদের দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব হচ্ছে এই শ্রেণীর মহিলাদের, তাদের যাতে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া যায়। কি করলে অন্তপক্ষে ওদের অল্প আয়, সে অল্প আয়ের মধ্যে কি করলে এরা ভালো থাকতে পারে, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাবার বিষয় আছে। আমি নিশ্চিত ডক্টর ঠাকুর এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ দিতে পারবেন না, কারণ উনি এখানকার পরিস্থিতি, পরিবেশ, সমস্ত বিষয়ে ওনার অবগত আছে। স্বভাবতই উনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনেকটাই আলোক প্রাপ্ত করতে পারেন, সাহায্য করতে পারেন। এখন যেটা হচ্ছে, আমরা যারা এনএসএস করি, আমরা মানুষের সেবা করার জন্য এসেছি। এই লোকগুলোর সাথে কাজ করা খুব কঠিন কাজ, এটা সহজে বুঝতে হয় না। এরা একজনকে জানে, এরা হচ্ছে ভগবানকে জানে। ভগবান ওদেরকে পাঠিয়েছে, ভগবান চেয়েছে, তাই এদের এই কর্ম করতে হচ্ছে। এই জায়গায় কাজ করাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজটার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের যারা এনএসএস ভলান্টিয়ার আছে, আমরা যারা প্রোগ্রাম অফিসার আছে, আমরা যারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তার দায়িত্ব দিতে হবে। শিক্ষা হচ্ছে, কিন্তু সুশিক্ষা হচ্ছে না। আমাদের সুশিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে। যাই হোক, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি চাইবো, কামনা করব যে সমস্ত মহিলারা তারা সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন, এবং যে সমানাধিকার লড়াই চলছে
এই সমানাধিকার লড়াই আরো এগিয়ে যাক। যে সমস্ত মেয়েরা এখনো পিছিয়ে আছে তারাও এগিয়ে আসুক। আমরা চাই যে আরো বেশি করে মেয়েরা, মহিলারা পলিসি মেকার হোক। পলিসি মেকার না হলে হবে না। যদি পলিসি মেকার জায়গা না যাওয়া যায়, যদি গিয়েছেন আরো বেশি করে পলিসি মেকার জায়গা দিতে হবে। ততদিন পর্যন্ত কিন্তু পিতৃতন্ত্রে যে শোষণ, দমন, সেটা সমাপ্ত হবে। যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। এই কটি কথা বলে আমি শেষ করছি। নমস্কার, থ্যাংক ইউ তাপস দা। এবার আমি আমাদের এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সের প্রফেসর মিতা বালাকে রিকোয়েস্ট করব কিছু বলার জন্য। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং অল অফ ইউ। আমি শুরু করব, কিন্তু তার আগে আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক ইউ অল দ্য 3 men who have talked and who have given such a wonderful, shared wonderful words with us on this International Women Day. 3 men talked and they really made great for being we as women. Hope Himika will also agree with this. Rakesh sir, Tapos sir, definitely being men, they have talked about that this patriarch, Pitri Tantrota shesh hoye, there should be, all the women should be go into policy making regime and all. It's really, these are the things that really encourage us, and not only encourage us, that made us feel proud. And তার থেকে বেশি বড় কথা হচ্ছে কি, make us feel more confident about what we have. And coming to Dr. Thakur, thank you for enlightening us with many those biological medical problems we were being suffering from, like being in mid 40s. আমিও অনেক ধরনের প্রবলেম শেয়ার করেছি, প্রবলেম সাফার করেছি, কিন্তু we were not knowing about what are the basic reason behind it, because that time we never even got that opportunity. Like Rakesh sir used to say that these are the topics, these are the things that are private, that are not be talked about. Like যখন প্রবলেমটা বেশ, it has manifested in some serious problem, like problem in conceiving and all, that time we went to doctors and that time we came to know. Sir, thank you so much for enlightening us. My children, my students, there are so many female students are there. I hope they have, I hope, I'm sure they are enriched, they got enlightened with the very আপনি যে আজকে ইনফরমেশন দিয়েছেন, সেটা আমাদের everyday life, every stage, right from adolescent, we suffer. Like they are really very common, and we don't talk. We feel it like, oh ma, eta kono problem holo, eta kono problem na, eta rather we should keep quiet about this. তারপরে পরবর্তীকালে গিয়ে বেশ অনেকটা বয়স হয়ে যাওয়ার পরে we suffer a lot. Okay, so thank you Dr. Thakur for that. Okay, and আজকে হিমিকা আমাকে বলেছিল কি, মিতা দি 5 মিনিটের জন্য কিছু একটু বলো, and I had that in my mind কি আমাকে তো শুধু স্টুডেন্টসদের সাথে কথা বলতে হবে, but here I there are so many learned professors. Okay, no way, আমি আমার মতন, আমার ছাত্র ছাত্রীদের মতন, আমি বিং আ প্রফেসর, আমি তো সবসময় I feel কি সবাই আমার স্টুডেন্টস. So I have prepared a little small presentation. May I share it? হ্যাঁ, hope you will like it. Hope it's very simple. 5 মিনিটে বেশি নেব না, আমি বেশি কথা বলবো না. Okay, hope it is there. Okay. Yes. Okay.
Okay, first, a very formal greetings. Very good evening to everyone and those who are present and all those lovely ladies. To all those lovely ladies and empowered, beautiful ladies, rather I should say, because all those my ladies students, those who are coming to my college, Kalipada Ghosh Torang Mahavidyalaya, they are really very beautiful and empowered ladies. They every day they struggle, they fight, and they conquer all those taboos that we generally have we face. Okay, so on this special day, on this International Women's Day, which is started on 8th March 1911, to honor the progress and achievement of women all over the world, and which is still now it is being we celebrate as a remarkable day to share and respect the women's right and honors. तो आज के दिन मैं बहुत ज्यादा बड़ा कुछ लेक्चर नहीं दूंगी, बस हम लोग जब भी ऐसा कोई बड़ा सा एक 8 मार्च को विमेन्स डे का कोई ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते, हमारे दिमाग में वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे सामने आ जाती हैं, हमारे दिमाग में आ जाती हैं. होप यू कैन सी द स्क्रीन. यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, হিমিকা? Yes, we can see. Yes. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে. আমি কেন কি আমার ল্যাপটপ আজকে জানি না কেন অসুস্থ হয়ে গেছে, ও কাজ করছে না. সো ইটস নট গেটিং ইনটু স্লাইড শো. ওকে, সো ওকে. So whenever we think of विमेन्स डे, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये सारी हस्तियां आती है कि यस, दीज सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, मिसेस पाटिल, सुष्मिता सेन, दीज आर द पीपल्स विच कम. ये सारी वो हस्तियां हैं, वो सही में जो हम अपने क्षेत्र में अपने करेज की वजह से दे हैव डन अ लॉट एंड दे, और ये वो हस्तियां हैं जो बहुचर्चित है. यही नहीं, इनके ये मिसेस इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, we cannot of course they have done a lot in their own field. लेकिन आज मैं इनके बारे में नहीं, आज मैं उन हस्तियों के बारे में बात करूंगी जो बहुचर्चित नहीं है, लेकिन they are equally contributed to our progress of our country. Okay, just exactly just like great men. Now I must say this. Okay, now before I start, एक छोटा सा सवाल. क्या आप लोगों ने गांधी बुड़ी के बारे में सुना है? Have you heard about गांधी बुड़ी? या फिर अगर आप कोलकाता से काफी वाकिफ हो तो कभी आपने कभी हाजरा रोड के बारे में सुना है? तो दिस इज दैट लेडी, आवर फर्स्ट लेडी ऑफ ऑनर, मातंगिनी हाजरा, who is also known as Gandhi Budi. She has participated in क्विट इंडिया मूवमेंट एज वेल एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. एक बार तो ऐसा हुआ, उनका जब प्रोसेशन वो वे थी, शी वाज वंस इन अ प्रोसेशन, शी हैड बीन शॉट थ्राइस, 3 बार उनको गोली लगी, लेकिन तब भी शी केप्ट ऑन शाउटिंग वंदे मातरम, जस्ट टू अपहोल्ड हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर कंट्री. एंड दैट हाजरा रोड, जिसके बारे में हम आपको बता में जो हाजरा रोड है, that is actually named after her. Okay, now we go on to the next second lady. Okay, ये आपने सुना है, लेकिन ये वही काफी चर्चित नहीं है. She is Lakshmi Sehgal. Now she was the former Indian Army officer and she had, उन्होंने सबसे पहले जो बंदूक उठाई थी, that was for INA. Okay, under the Netaji Subhash Chandra Bose. Okay, she was there in charge of establishing and leading Rani of Lakshmi Regiment, and which was completely consisting of all those women soldiers. Okay, वो पहले INA ज्वाइन करने से पहले, क्या आपको पता है, वो she had also served in Burma prison for her contribution in
First World War. Okay. Okay. Then next lady that comes, I hope you know, it is ये जो वीरांगना है, she is from the 16th century. उस वक्त when that time our country was invaded and plundered by Mughal dynasty, and उस वक्त ये महारानी दुर्गावती, she was from Gondwana, गोंड राज्य की थी, और she had fought, she mounted on an elephant and fought fiercely while encouraging her enemies to fight. वो सिर्फ हम अपने सैन्य को नहीं बल्कि उनके जो एनिमीज थी उनको भी उन्होंने काफी ये किया, और जब वो हार गई, वो अपने दुश्मनों के हाथों मरना बिल्कुल उनको गवारा नहीं था, इसलिए she sacrificed her own life. Okay, then lastly, I will not take much time. Okay, so lastly, none other than, hope most of you know who is she. She is from very recent time. Okay, she is last but not least the appreciating powerful woman who at the age of 82 years, ये शाहीन बाग में, hope you remember what that Shahin Bagh wala protest. She protest against the Citizen Amendment Act at Shahin Bagh just to draw her attention, her will and loyalty toward what she believes in. सही गलत ये अलग बात है, लेकिन वो जिस बात पर वो यकीन करती थी उस बात पर वो उन्होंने अपना राय रखा, उस बारे में वो अपनी उस बात को रखने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया. Okay, she was also known as Dadi. Okay, Bilkis Bano. She is Bilkis Bano, and she is also known as Dadi of Shahin Bagh. And सबसे बड़ी बात यह है कि जब टाइम्स मैगजीन में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का जो लिस्ट था, उनमें से वो एक है. Okay, now here I conclude my appreciation speech by calling forth every man and women and child, everybody, for respecting women's right and respect and honor. Okay, अब now the thing is that बात यह है कि ये सब लोगों को, ये सारे लोग ज्यादा चर्चित नहीं है, ये सारे वो लोग हैं जिनके जो उतने चर्चित नहीं हैं, जिनको हम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बहुत इतने करीब हैं, जो सही मायने में अपने हर दिनचर्या में, एवरीडे लाइफ में, दे आर रियल वीरांगनास, दे आर रियल वॉरियर. वो इतने करीब हैं कि हम उनको देख ही नहीं पाते हैं. हमारे ही घर में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी दीदी, हमारी भाभियां, एवरी डे दे आर fighting with different taboos, different क्या बताए, कुछ अनकही रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उनसे फाइट करती हैं, फाइट करके उनसे निकलती, उनसे उभरती हैं. आप जितनी भी लड़कियां, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप लोग आज जब कॉलेज आती हैं, आप में हर एक में एक वीरांगना है, मुझे दिखाई देती हैं. आप जब भी ये डिसीजन लेती है कि आपने कॉलेज आना, आपने आगे बढ़ना, आपने एनएसएस में ज्वाइन करना, आपने समाज के लिए कुछ करना है, आई फील यू ऑल आर द ग्रेट वॉरियर्स एंड वी ऑल हैव अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल. So this is few words from my side as a teacher, as what you can say, as being आप लोगों की एक क्या कहें, फैन कह सकते हैं. आप लोग सब जितनी भी बच्चियां हैं फैन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं बच्चियों को नहीं कहूँगी, मैं उन सब बच्चों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स, जो हमेशा उन लोगों, मेरी उन सब बच्चियों के साथ खड़े रहते हैं, उनको कभी झुकने नहीं देते, हारने नहीं देते हैं, बल्कि उनको उत्साहित करती हैं. With this, I finish my little words on this occasion of International Women's Day. Thank you, Himika, for allowing me to talk a little bit on this occasion, to interact with my students. Okay.
Stop sharing. Okay. Okay. Now, hope all of you have heard me. I might have talked a lot. Yes, Uh, Mitadi, it was such a Thank you wonderful so much. Thank you presentation. so Thank much. you so much. I really miss my students. Okay. Hope we can get soon them very quickly. And Himika, Yes, happy Women's Day to you also. You are also happy one of Women's Day. our Viranganas. Yes, definitely. You take such a lot of effort and do struggle for carrying out such a good programs. We are just the spectators. Okay. Thank you, Mitadi. Actually, you, Rakesh sir, Dr. Thakur, Tapos sir, you all are helping me out to carry this well, especially the students who are taking such great pains to stay with us in spite of having exams every single day. And it was a wonderful presentation, Mitadi. Uh, Now I would request Professor Rama Murmu, Assistant Professor of Sanskrit, to throw some light on Women's Day. Rama, are you there? Rama, তুমি কি আছো? Hello, শোনা যাচ্ছে না। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় রমা ম্যাডাম লেফট করে গেছে এই তো প্রোগ্রাম রমা থেকে। এসে গেছে। রমা, তোমার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করো। আনমিউট করো রমা। তোমার মাইক্রোফোন। আই থিংক রমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে একটু। রমা আনমিউট করো মাইক্রোফোন প্লিজ। তো রমার একটু প্রবলেম হচ্ছে বোধহয়। আমরা এবার বেদিকা, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইংলিশের বেদিকাকে রিকোয়েস্ট করব, ও যদি রেডি থাকে কিছু বলার জন্য। Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, you're audible. Okay. Thank you. A very good evening to Dr. Indranil Thakur and to my respected colleagues and to the students who are still here with us. International Women's Day, which we celebrate every year on 8th of March, it started as a movement for recognition of women. The movement actually started by Clara Zetkin. She put forward this idea of having a special day for women in the International Socialist Women's Conference, which was later in the year 1967 adopted by the feminist movement, and later in the year 1977 the United Nations started observing 8th of March as a special day for women, generally known as the Women's Day. The UN theme for Women's Day 2021 is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. So basically all the speakers, including our resource person today, Dr. Thakur, I think we all did focus on the place and position of women, and not just in today's time, but also in time immemorial. So either
from the historical perspective or from the cultural perspective or even from the medical perspective. So I think we have covered, the areas where we need attention, or we need to give attention, especially to women. Especially, I think Professor Tapas Kumar Sarkar said beautifully about the condition, or let's say about the awareness that requires to be brought among the women laborers in all, especially in all the three fields that he mentioned today in his speech, which was a beautiful thought, a beautiful idea altogether. Now, because I am from the Department of Literature, so I would like to just recite a poem. This is a poem written by Lucille Clifton. Lucille Clifton is an American poet. She's an American writer. She was also professor of humanities at St. Mary's College of Maryland. From the time period of 1979 to 1985, Lucille Clifton was also, she remained the Poet Laureate of Maryland during this time period as well. So the title of her poem is Wishes for Sons. I will recite the poem first, and then maybe I'll take 2-3 minutes just to wrap up. Okay, wishes for sons. I wish them cramps, I wish them a strange town and the last temple. I wish them number 7 to 11. I wish them 1 week early and wearing a white skirt. I wish them 1 week late. Later, I wish them hot flashes and clots like you wouldn't believe. Let the flashes come when they meet someone special. Let the clots come when they want to. Let them think they have accepted arrogance in the universe. Then bring them to gynecologists, not unlike themselves. So this, I selected this poem for today's webinar. For we were focusing more on the issue of women's health. So through this poem, Lucille Clifton made an attempt to shatter the taboo of, let's say, women, especially the issue of women health, which is quite related since the young age of women, that is the issue of periods. So hereby, when Lucille Clifton is referring by let's say by saying that she wishes them cramps, she wishes the men to feel the periodical pain of women, she is also referring not only for a place for equality, a place for recognition, but more so, what Clifton is doing, what Clifton attempts to do here is simply to talk about periodical pain. Just as natural it is to speak about the rising of the sun, but just as natural it is to speak about the Holocaust. Because not only in the Indian society, but also in the American society, in the European society overall, to talk about, let's say, issues like periods or sex, for example, had been an issue of, let's say, ignorance, avoidance, denial, as Dr. Thakur said. So when she brought this poem, this was some kind of an attempt to highlight on how natural, therefore, is woman in society, just as natural a man is in society. So in today's International Women's Day, I would like to wish each one of us the power to acknowledge the fact that every woman, and I would not say just woman, but every man and every woman on earth are actually human beings in the first place. Also, the differences, the identity differences, the biological differences, the social differences, the cultural differences that existed and that still exist and perhaps would continue to exist should not make us forget that we all are at the end human beings, and we should have that moment of acknowledging the fact that we should respect one another. We should look for safety for one another. We should be acknowledging and how do I say, and looking up to
one another. So with this, I would like to wrap up this short speech on from my side. Thank you, Himika ma'am, for giving me the opportunity. Yeah, thank you, Bedika, for such a wonderful recitation by Lucille Clifton. Um, Actually, we are very privileged to get so much information, such a wonderful program that we organized today, and sitting at our home. And it is our duty and responsibility, I think, to spread this awareness, today's awareness about women's health to those who are less fortunate, because I feel that giving back to the less fortunate is not a choice, it is rather a way of life. And with this, I think I would like Manisha from one of our students to sum up this event for today, and let me see what she has to say about the program. जी मैम, एक्चुअली मैम हम सभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट उपस्थित हैं, वो सभी आज के इस कार्यक्रम से सच में बहुत खुश हैं कि हमारे लिए आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला है। और इसी के साथ एक छंद के साथ पूरे कार्यक्रम को मैं बताना चाहूँगी कि कम नहीं किसी से, वो साबित करके दिखलाएंगी, खोल दो बंधन इनके, वो तो हर मंजिल पा जाएंगी। सर्वप्रथम इंद्रनील सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इतनी सरलता के साथ हमें आज इन नई चीजों से परिचित करवाया। तत्पश्चात राकेश सर, तापस सर, नीता मैम, वेदिका मैम, इन सभी का, यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे फिलहाल जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतने देर से और लगातार सारी जानकारियों को अच्छे से सुन रहे थे। और अंततः मैं हिमिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने आज इतने आसानी से इस ऑनलाइन कार्यक्रम को रखा ताकि हम घर पे बैठकर वुमेन्स डे को और भी स्पेशल तरीके से मना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ওয়েলকাম মনীষা। এই নিয়ে আজকে আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে আমরা এখানেই শেষ করতে চলেছি, এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং প্রেজেন্ট টুডে। থ্যাংক ইউ ডক্টর ঠাকুর। উই উইশ টু see you in other programs as well, and definitely yes, thank you very much. Thank you Bedika, thank you Rakesh sir, Meeta Deep, and all other faculty members who are present today. Thank you. কি ঠিক আছে?